नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे। आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम जिस विषय पे आपसे बात करने जा रहे हैं वह है कुंडली का 9वां भाव या भाग्य भाव। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है, वह कोई भी काम करता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। यह भी आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति तो मेहनती बहुत है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है। इन सब प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अब मित्रों, अपने विषय पे आते हैं। देखिए, 9वां भाव या भाग्य भाव, 9वां भाव को ही हम भाग्य भाव भी कहते हैं, इसलिए दोनों में से उसको कुछ भी बोला जा सकता है। अब यह जो आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, यह एक डेमो कुंडली है, और इस डेमो कुंडली में मैं आपको समझा देता हूँ। यह पहला भाव है, यह दूसरा भाव है, यह तीसरा भाव है, यह चौथा भाव है, यह 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। मित्रों, दरअसल बात कुंडली में जो 12 भाव होते हैं वह 12 राशियां होती हैं, और इन्हीं 12 भाव में जो हमारे 9 ग्रह हैं किसी न किसी भाव में विराजमान होते हैं। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल है, वह जीवन में कितना भाग्यशाली है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। आपको इस जहाँ पे 9 लिखा है इसी जगह पे ध्यान देना है। देखिए मित्रों, आपकी कुंडली में यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। 1 से लेकर के और 12 तक का अंक लिखा हो सकता है। तो 1 से लेकर के 12 तक का जो अंक है वह दरअसल बात भाव नहीं है, वह राशियां हैं। लेकिन 9वां भाव इसी स्थान को कहते हैं, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब भाग्य भाव की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस भाग्य का जो नैसर्गिक मालिक है वह कौन है। तो मित्रों, इसका उत्तर है, इस 9वें घर का जो नैसर्गिक मालिक है वह सूर्य और गुरु है। किसी भी व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले कुंडली में गुरु को और सूर्य को देखा जाता है। इसमें सबसे अधिक जो प्रबल ग्रह है वह गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु विस्तार के देवता हैं, भाग्य के देवता हैं, हमारे शिक्षा के देवता हैं, हमारे कर्म के देवता हैं, और हमारे धन के देवता हैं, हमारे लाभ के देवता हैं। तो मित्रों, इतने सारे गुण बृहस्पति देव में होने की वजह से भाग्य हम इन्हीं सारी चीज़ों से निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा कितनी अच्छी है, वह जीवन में कितना धन और दौलत कमाएगा, वह जीवन में कितना ज़मीन बनाएगा, वह जीवन में सामाजिक स्तर उसका किस लेवल का होगा। इन सभी चीज़ों के जो कारक हैं वो गुरुदेव हैं। और उसके बाद इस स्थान के दूसरे कारक होते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य तेज हैं, ऊर्जा हैं, और सूर्य से ही सभी ग्रहों को, सभी प्राणियों को संसार में ऊर्जा
सूर्य देव से ही प्राप्त होता है और सूर्य देव पिता के भी कारक हैं। तो भाग्य का निर्धारण करने के लिए सूर्य देव की भी अहम भूमिका होती है। अब आपको समझना यह है कि कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें से यह पहला, यह चौथा, यह 7वां और यह 10वां, यह कुंडली का केंद्र भाव है और पहला, 5वां और 9वां, ये जो 3 भाव हमने आपको बताए यह भाव त्रिकोण के हैं। अगर सूर्य देव या गुरुदेव इनमें से पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में इनमें से किसी में विराजमान हो जाएं और उनकी यह मित्र राशि हो, कहने का मतलब है गुरुदेव कर्क लग्न में, धनु लग्न में, मीन लग्न में या जो मित्र राशियां हैं उनमें अगर विद्यमान होते हैं तो प्रथम दृष्टवा यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। वैसे ही सूर्यदेव भी, अभी 2 चीज़ें और बताना जरूरी है, पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में जो कि त्रिकोण के भाव हैं, अगर इनमें भी गुरुदेव बृहस्पति विराजमान होते हैं और शर्त यह है कि वह अपने मित्र राशि में हो, अपने स्व राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो, तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य देव के विषय में भी अगर पहला घर, चौथा घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर, 10वां घर, अगर इनमें से सूर्य देव किसी एक घर में विराजमान होते हैं और वह अपने उच्च की राशि में हो या अपनी स्व राशि में हो, तो प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। मित्रों, इतने से ही बात नहीं बनती। यह तो मैंने इस भाव के जो 2 कारक ग्रह हैं उनके विषय में बताया। अब यह भी जानना जरूरी है कि जो वह 9वां भाव है उसके 2 कारक ग्रह गुरु और सूर्य यह अंश में कितने मजबूत हैं। मान लीजिए गुरुदेव पहले घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में या 10वें घर में, इनमें से किसी घर में विद्यमान हैं और अंश वाइज कमज़ोर हों। जैसे पहले के वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि 0 से 10 डिग्री के बीच में या 20 से 30 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह होता है तो उसकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर मानी जाती है। लेकिन वही ग्रह अगर 10 से 20 अंश के बीच में होता है तो यह समझा जाता है कि यह जो ग्रह है वह अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा। अच्छा बुरा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वह अच्छे किसी घर में बैठेगा तो अच्छा परिणाम देगा, या कहने का मतलब है 100% परिणाम देगा, और वही ग्रह अगर किसी बुरे घर में बैठेगा, किसी शत्रु राशि में बैठेगा, तो वह बुरा परिणाम भी 100% ही देगा। तो गुरुदेव या सूर्य देव अगर अंश वाइज भी मजबूत हैं और मित्र की राशि में हैं तो आप भाग्यवान हैं। और अगर गुरुदेव बृहस्पति या सूर्यदेव अंश वाइज तो मजबूत हैं लेकिन वह शत्रु राशि में हैं तो कहीं न कहीं उनकी स्थिति कमज़ोर है और आपके भाग्य में कमी ला देंगे। यह तो एक प्रकार हुआ। मित्रों, अब यह समझना है कि जो यह स्थान है उस स्थान पे कौन सा अंक लिखा है। मान लीजिए यहाँ लिखा है 1। अगर यहाँ 1 लिखा होगा तो 1 का मतलब हुआ मेष राशि यहाँ पे विद्यमान है। मेष राशि के जो मालिक ग्रह हैं वह है मंगल देव। अगर मंगल देव की स्थिति यहीं पर होती है या पहले घर, चौथे घर, 5वें घर, 7वें घर, 9वें घर या 10वें घर,
इनमें से कहीं मंगल देव बैठते हैं, अंश वाइज मजबूत हैं और मित्र राशि में बैठे हैं, तो आप प्रबल, आपका जो भाग्य होगा वह प्रबल होगा। अगर यहाँ पर दूसरे नंबर की राशि यानी वृषभ राशि आकर के विराजमान होती है, तो वृषभ राशि के जो मालिक ग्रह हैं वह शुक्र देव हैं। शुक्र देव की स्थिति भी केंद्र में या त्रिकोण में अंश वाइज मजबूत हो और वह मित्र राशि में मौजूद हो, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होगा और संसार के जितने ऐश्वर्य हैं उसको भाग्य के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वही शुक्र देव अगर अंशवाइज भी कमज़ोर हैं और वह मित्र राशि में भी नहीं बैठे हैं, तो उस व्यक्ति के भाग्य में कमी आ जाएगी। वैसे तीसरी राशि मिथुन, कंडीशन सेम, पहले घर, चौथे घर, पाँचवें घर, सातवें घर, नौवें घर या 10वें घर में अगर बुध देव, मिथुन राशि के मालिक बुध देव होते हैं, अगर विराजमान होते हैं और पहले ही बता चुका हूँ सूर्य या गुरु की स्थिति भी उस कुंडली में मजबूत है, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होगा। चौथी राशि आती है कर्क राशि, जिसके मालिक होते हैं चंद्रदेव। सेम कंडीशन, अगर चंद्रदेव की स्थिति मजबूत है, गुरु और सूर्य देव की स्थिति भी कुंडली में मजबूत है, तो मित्रों वह व्यक्ति भाग्यशाली होगा। अगर पांचवी राशि सिंह राशि, जिसके मालिक स्वयं सूर्य देव हैं, आकर के यहाँ विद्यमान होते हैं, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होगा। कंडीशन सेम। वैसे ही छठी कन्या राशि, जिसके मालिक बुध देव होते हैं, अगर 9वें घर में आकर के विराजमान होते हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। लेकिन कंडीशन वही है, पहला, चौथा, पाँचवां, सातवां, 9वां और 10वां घर में अगर वह अंश वाइज और मित्र राशि में विराजमान है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। फिर 7वीं राशि आ जाती है तुला। तुला राशि के मालिक शुक्रदेव अगर आकर के 9वें घर में विराजमान होते हैं, अंश वाइज मजबूत हैं और अपने मित्र राशि में हैं, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अगली राशि है 10वीं राशि मकर राशि, जिसके मालिक हैं शनिदेव। शनिदेव इस स्थान पर विराजमान हो या पहले घर, चौथे घर, पाँचवें घर, सातवें घर और 9वें घर या 10वें घर में विराजमान होते हैं, अंश वाइज मजबूत हैं, तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। फिर कुंभ राशि के मालिक भी शनिदेव ही होते हैं, वह सेम कंडीशन में अगर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि का मतलब है कि यहाँ पर लिखा होगा 12 और गुरुदेव पहले घर में, चौथे घर में, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें घर में अंश वाइज विराजमान हैं, मजबूत हैं और उसी घर में विराजमान हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि कितना भाग्यशाली होगा। यह डिपेंड करता है कि जो कारक ग्रह है, जैसे सूर्य और बृहस्पति, अगर यह शुभ ग्रहों के संपर्क में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से तालमेल अच्छा रखता है, तो वह व्यक्ति अधिक भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसके साथ धर्म भी जुड़ जाएगा। हमारे जो भारत की पद्धति रही है उसमें भाग्य को धर्म से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मित्रों भाग्य तभी सफल होता है जब व्यक्ति धार्मिक होता है। अधार्मिक व्यक्ति के पास धन दौलत अधिक हो सकता है, ऐश्वर्य के साधन अधिक हो सकते हैं, लेकिन उसमें सुख और शांति की कमी हो सकती है। तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि अगर इस स्थान पर या इस स्थान का जो मालिक है या इस स्थान का जो कारक ग्रह है,
अगर अधिक से अधिक शुभ ग्रहों से प्रभावित है, चाहे उसके साथ बैठे हों, चाहे उसके साथ दृष्टि रखते हों, तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। अगर वह पापक ग्रह के प्रभाव में है तो थोड़ा सा उसके भाग्य में कमी आ जाती है। अब बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि मेरे भाग्य का उदय कब होगा। तो मित्रों, अगर सूर्य यहाँ पर विद्यमान है तो उस व्यक्ति का भाग्य 22वें वर्ष में खुल जाएगा और 22वें वर्ष से वह भाग्यशाली होने लग जाएगा। जीवन में भाग्य के माध्यम से वह जो भी करेगा उसमें उसको सफलता मिलने लग जाएगी। दूसरा ग्रह है चंद्रदेव, 24 वर्ष में उसका भाग्य खुल जाएगा। अगर मंगल देव होते हैं तो 28वें वर्ष में उसका भाग्य खुल जाता है। अगर बुध देव होते हैं तो 32वें वर्ष में उसका भाग्य खुल जाता है। अगर बृहस्पति देव होते हैं तो 16 वर्ष में ही उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देने लग जाता है। अगर शुक्र देव होते हैं तो 25 वर्ष के बाद वह भाग्यशाली होने लगता है। कहने का मतलब है उसका भाग्य साथ देने लगता है। अगर यहाँ इस स्थान पर शनि देव हैं तो 36 वर्ष में उस व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। और राहु देव अगर विद्यमान है तो इस 9वें घर में तो 42वें वर्ष में उस व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। वहीं अगर केतु देव विद्यमान है तो 44वें वर्ष में उस व्यक्ति के भाग्य का उदय होता है। मित्रों, इस प्रकार से हम नवम भाव और भाग्य भाव के विषय में विश्लेषण कर सकते हैं। आपको ध्यान 3 चीज़ों पे देना है। एक तो भाग्य का कारक ग्रह जो कि गुरु और सूर्य हैं, वह अगर आपके कुंडली में अच्छे घर के मालिक हैं तो आप भाग्यशाली होंगे और थोड़े से परिश्रम के माध्यम से आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो भाव हमने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सी राशि विद्यमान है, मेष से लेकर के मीन राशि तक में से 1 से लेकर के 12 अंक में से कोई भी अंक हो तो उस अंक का जो मालिक है या उस राशि का जो मालिक है, अगर आपके कुंडली में अच्छे घर का मालिक है तो आपके भाग्य की उन्नति अच्छी होगी और भाग्य के माध्यम से आप थोड़े से प्रयास से अधिक काम को कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है, वह भी बोलना ज़रूरी है। मित्रों, भाग्य का निर्धारण यहाँ से ठीक 7वें घर, जो कि यह तीसरा घर है, चूँकि यह पुरुषार्थ का घर है। लोग कहते हैं ना कि अगर भाग्य तो बनता बिगड़ता रहता है अगर आप परिश्रम करेंगे। तो तीसरा घर पुरुषार्थ का है, स्वयं के परिश्रम का है। अगर आप परिश्रमी हैं, परिश्रम करते हैं तो भी भाग्य में कुछ वृद्धि उस आपको हो सकती है। लेकिन यह पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए तो सिर्फ भाग्य ही देखा जाता है, क्योंकि स्त्रियां वैसे तो भाग्यशाली होती ही हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो किसी न किसी जो उनके पति हैं उनके संरक्षण में रहती हैं। तो इसलिए स्त्रियों की कुंडली को सिर्फ भाग्य से ही देखना चाहिए, उनके पुरुषार्थ से नहीं देखना चाहिए अगर किसी भी कन्या की शादी हो गई है तो। लेकिन अगर वह कुंवारी है तो यह कंडीशन पुरुष वाली उस पर भी लागू होती है। मित्रों, इस प्रकार से हम किसी भी जातक के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।